मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 7 की विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वांग त्रिभुजों के लिए प्रतिबंध पर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और यह आपको पुनः कक्षा 9 में पढ़ना होगा और वहां आप और विस्तार रूप में इसको पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप कक्षा 7 में इसकी बेसिक जानकारी, मूलभूत परिचय सर्वांग त्रिभुजों के प्रतिबंधों के बारे में समझ जाएंगे तो आपको कक्षा 9 में काफ़ी आसान लगेगा जो आपको वहाँ पढ़ना है। तो कोशिश कीजिए अंत तक इस वीडियो को देखिए। पहले हम बात कर रहे थे कि सर्वांग त्रिभुज किस आधार पर हम पता करते हैं। तो हमने बताया था कि एक त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो तब हम बात कर रहे थे कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग कब होता है, जब एक त्रिभुज के 6 अंग दूसरे त्रिभुज के 6 अंगों के बराबर। अब प्रश्न उठता है कि क्या हर बार एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के सर्वांग है या नहीं, यह पता करने के लिए हमें त्रिभुजों के 6 अंगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए या कुछ कम जानकारियों से भी हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ खेल हैं, कुछ प्रतिबंध हैं। तो सबसे पहला खेल है SSS खेल, जिसको हम कहते हैं SSS प्रतिबंध, सर्वांग समता की SSS कसौटी। अब यहां पर S का मतलब क्या है, इसे समझना है। S का अंग्रेजी में मतलब है साइड। S फॉर होता है SIDE, साइड, और साइड को हम कहते हैं हिंदी में भुजा। तो इसको आप भुजा 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 खेल भी कह सकते हैं, भुजा 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 प्रतिबंध भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि यदि आप खेल खेल में दो त्रिभुज ऐसे पता कर लें कि उन दोनों त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हैं। मतलब माना एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, जिसके 3 सिरे हमें पता है ABC, और दूसरा है PQR, और हमें ये पता चल जाए कि AB भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है और इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है और BC भुजा की लंबाई QR भुजा के बराबर है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, जिसमें हमें 3 अंगों की जानकारी है, और वो अंग क्या हैं, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। तो इस त्रिभुज की 3 भुजाएं इस त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज निश्चित रूप से एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाते हैं। कैसे? अगर आप इस त्रिभुज को उठाते हैं, P को आप A पर रखेंगे और PQ बराबर है AC के, और Q को C पर रखेंगे, तो पूरा ही ABC त्रिभुज PQR से ढक जाएगा, क्योंकि BC भुजा QR के बराबर है और AB भुजा PR के बराबर है, तब ऐसा हो पाएगा। तो यदि त्रिभुज ढक गया तो इसका मतलब त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। तो SSS कसौटी के आधार पर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कब? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों के अलग अलग बराबर हो जाती है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? माना हमें पता चल गया कि ABC की जो भुजाएं हैं PQR की इन भुजाओं के बराबर हैं, तब हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। त्रिभुज AB के लिए देखो हम क्या लिखेंगे, AB के लिए लिखेंगे हम PR। अब देखो PR का मतलब आप PR भी लिख सकते हैं और RP भी लिख सकते हैं, बात एक ही भुजा की हो रही है। देखो PR भी वही भुजा है, RP भी वही भुजा है। अब तीसरा बिंदु क्या बचा, PRQ बचा, तो तीसरे स्थान पर आप Q लिख देंगे। तो दूसरे से फिर आप मिलाएंगे BC। देखो BC किसके बराबर आना चाहिए, QR के बराबर आना चाहिए। तो BC इससे आ रहा है QR के बराबर। देखो QR दूसरे संकेतन से QP के बराबर आ जा रहे हैं। तो त्रिभुज PRQ
अब मिला भी सकते हैं आप। तीसरी भुजा AC की जानकारी है आपके पास। AC किसके बराबर होनी चाहिए? पहला तीसरा PQ देखो बराबर है, तो इसका मतलब आपने यह सही लिखा है। तो एस कसौटी का मतलब समझिए कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग किसी दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज एस प्रतिबंध से एक दूसरे के सर्वांग हो जाते हैं। अब यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण R के बराबर है, कोण C कोण Q के बराबर है। AB भुजा PR के बराबर, BC भुजा QR के बराबर, AC भुजा PR के बराबर। ये तीन जानकारियाँ आपके पास पहले से थी। अब जो हम एक्स्ट्रा कह रहे हैं वो कोण के बारे में कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके 6 के 6 अंग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग का मतलब कोण और भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब एक और खेल हमारे पास है, वह है SAS खेल। अब उसका क्या मतलब है? देखो S माने आप समझ गए साइड AS। अब A नया आया है तो इसको हम कहेंगे SAS कसौटी भी कहेंगे सर्वांग समता की। अब इससे पहले आपको दो त्रिभुजों की कैसी जानकारियां पता थी? तीनों भुजाओं की। अब आपको कैसी जानकारियां पता हैं? दो भुजाओं की, और A4 होता है एंगल, ANGLE। एंगल माने होता है कोण। तो इसको कह सकते हैं भुजा कोण भुजा कसौटी। क्या हम इसको SSA भी लिख सकते हैं या ASS भी लिख सकते हैं? नहीं, इसको SAS इसलिए लिखा है, इस कसौटी का अर्थ है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उन दो भुजाओं के बीच का कोण, जैसे हमें एक त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, हम इसका नाम रख देते हैं ABC और इसका नाम रख देते हैं LMN। अगर हमें यह पता है कि कोण A कोण L के बराबर है, AB भुजा LN के बराबर है और AC भुजा LM के बराबर है। अगर इस प्रकार के दो त्रिभुज मिल जाए हमें, किस प्रकार के? दोनों त्रिभुजों में एक भुजा दूसरी भुजा, दो भुजाएं बराबर हैं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, देखो ये जो कोण A है इस भुजा और इस भुजा के बीच का है, यहाँ कोण L है इस भुजा और इस भुजा के बराबर बीच का है। तो दो भुजाएं और बीच का कोण अगर बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं, ऐसे S कसौटी से। तो यहाँ पर हमें कितनी जानकारियों की जरूरत पड़ी? यहाँ पर भी तीन जानकारियों की। लेकिन वो जानकारी होनी कैसी चाहिए? दो भुजाओं के बारे में और उन्हीं के बीच के कोण के बारे में, कि वो बराबर हों, भुजाएं भी बराबर हों और बीच का कोण भी बराबर हों, तब आप कहेंगे यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। किस नियम से? SAS नियम से, SAS कसौटी से। अब लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखना थोड़ा और आसान हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम, वो इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपको एक कोण के बारे में पता है और कोण को A के अक्षर से हम शो करते हैं। तो कोण किसके बारे में पता है? A के बारे में। तो A प्रथम स्थान पर है तो A L के बराबर है तो L भी प्रथम स्थान में होगा। उसके बाद AB देख लीजिए आप, AB किसके बराबर है? LN के बराबर है। L का स्थान तो निश्चित हो गया, तो आपने दूसरे में N लिखना पड़ेगा, तब AB LN के बराबर हो पाएगा। उसके बाद तीसरा बिंदु क्या बचता है? LN, तीसरा स्थान खाली है M, और आप जांच भी कर सकते हैं। कैसे? AC आपको पता है LM के बराबर होना चाहिए, तो देखिए AC LM के बराबर है। हमने जांच भी कर लिया कि हमने जो संकेत लिखा हुआ सही है। अब इसके बाद हम क्या क्या पता कर सकते हैं? हम ये पता कर सकते हैं कि कोण B कोण N के बराबर है, कोण C कोण M के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तीसरी भुजा BC के बारे में भी हम बता सकते हैं कि भुजा BC 2 3, देखो दूसरा नंबर तीसरा नंबर NM के बराबर होगी, यानी भुजा BC की लंबाई जितनी है उतनी ही भुजा MN की लंबाई होगी। तो यह है SAS कसौटी।
अर्थात सर्वांग त्रिभुजों के लिए ऐसे एस खेल। अब अगला है ए एस ए खेल या सर्वांग त्रिभुजों के लिए ए एस ए कसौटी। अब देखो बिल्कुल ऐसे एस जैसा इसको समझिए, केवल बदल क्या दिया है, भुजाओं की जगह कोण और कोण की जगह भुजा। देखो एस ए एस कहते थे ना, तो एस की जगह ए आ गए और ए की जगह एस। तो अब इसको कैसे समझेंगे, दो कोण और उनके बीच की भुजा। यदि दो त्रिभुजों में माना यह कोण इसके बराबर दिया हो और यह कोण इसके बराबर दिया हो और इन दोनों कोणों को जोड़ने वाली भुजा बीच की हो गई, इन दोनों कोण को जोड़ने वाली भुजा ये भी बीच की हो गई, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हो जाएंगे। किस नियम से, ए एस ए नियम से। तो सर्वांग त्रिभुजों के लिए ए एस ए कसौटी क्या है, यदि एक त्रिभुज ए बी सी में और दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, में दो कोण बराबर हो जाएं, कोण बी कोण पी के बराबर हो गया, कोण सी कोण क्यू के बराबर हो गया, और उन दोनों कोणों के बीच यानी उन दोनों कोणों को जोड़ने वाली भुजा बी सी यहाँ पी क्यू बराबर हो जाएं, तो ए एस ए कसौटी से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कितनी जानकारियों की आवश्यकता पड़ी दोनों त्रिभुजों को सर्वांग प्रूफ करने के लिए, 1 2 3। लेकिन जानकारियाँ किस नियम के आधार पर होनी चाहिए, दो कोण होने चाहिए और उन दोनों कोणों के बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। अब संकेत रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखना और भी आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इसमें दो कोणों के बारे में पता है, तो बी के लिए हम पी लिखेंगे तो सी के लिए क्यू लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है, त्रिभुज ए के लिए नहीं पता, बी के लिए तो पता है, बी के लिए पी लिखेंगे, तो ए पहला स्थान छोड़ देते हैं ए का, तो बी के लिए पी दूसरे स्थान पर लिखा है, सी के लिए क्यू, तो पहले स्थान में क्या बचा, पी क्यू आ गया, क्या बचा आर, आर पी क्यू। अब आप जांच भी कर सकते हैं क्योंकि आपको भुजा बी से पता है, देखो बी सी दूसरा तीसरा, पी क्यू दूसरा तीसरा, ये पी क्यू। तो इसका मतलब यह संकेत हमारा सही है और हम ये बता सकते हैं कि कोण ए कोण आर के बराबर होगा और ए बी भुजा पी आर के बराबर होगी और ए सी भुजा आर क्यू के बराबर होगी। अब एक और अंतिम खेल है हमारे पास दो समकोण त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने का। यदि दो त्रिभुज समकोण हैं, समकोण का मतलब उसमें एक कोण 90 अंश का है और दोनों के देखो 90 अंश के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं आर, आर माने होता है राइट, आर माने अंग्रेजी में RIGHT, राइट का मतलब होता है 90 अंश के कोण को राइट एंगल कहते हैं। H4 होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कर्ण और S4 होता है साइड, तो इसको बोलते हैं RHS कसौटी। मतलब हुआ कि दो समकोण त्रिभुजों के, R माने समकोण त्रिभुजों के, H माने कर्ण बराबर हों और कोई भुजा बराबर हो जाए, कर्ण के अलावा एक और कोई भुजा बराबर हो जाए, तो ऐसे दो त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों की RHS कसौटी से। तो यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों में एक कोण 90 अंश का है। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC और इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं DEF। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं देखते हैं। दोनों राइट हैं, 90 अंश के हैं। 90 अंश के सामने का माना ये भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर दी है। ये जानकारियाँ हमारे पास हैं। अब इन जानकारियों के आधार पर हम सोचते हैं क्या 90 अंश का कोण है दोनों में, हाँ। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ऐसा आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय में भी। तो 90 अंश के सामने की भुजा BC, 90 अंश के सामने की भुजा DF बराबर हैं। ये चिन्ह बता रहा है कि दोनों भुजाएं बराबर हैं। उसके अलावा कौन भुजाएं बची, AB बची, AC बची, DE बची, FE बची। तो इसमें से है कोई बराबर, हाँ, AB DE के बराबर है। एक और भुजा S। तो इन दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण बराबर हैं और एक और भुजा बराबर है।
तो अतः RHS सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हुए। तो यहाँ पर भी हमें 3 चीज़ें चाहिए, 3 जानकारियाँ। दोनों त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होना चाहिए, इसलिए हम उसको समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। दोनों के कर्ण बराबर होने चाहिए, एक भुजा हो गया कर्ण और एक और भुजा, तो 3 जानकारियाँ हमें मिली हैं। तो यदि ये 3 जानकारियाँ दो त्रिभुजों के बारे में हमें प्राप्त होती हैं तो हम उन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे का सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। तो लिखेंगे कैसे? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, इसमें भी एक कोण पता है तो थोड़ा सा आसान होगा लिखना। ए कोण किसके बराबर है? ई के बराबर, तो ए का प्रथम स्थान है तो यहाँ ई का प्रथम स्थान होगा, ई। उसके बाद ए बी की जानकारी है क्या? ए बी की जानकारी है किसके बराबर है? डी ई के बराबर। ई तो आ चुका है तो अब क्या आएगा? डी। तो अब तीसरा स्थान बचा एफ, और आप इसको कर्ण से मिला सकते हैं, बी सी दूसरा तीसरा डी एफ। तो इसका मतलब यह संकेत सही है। और क्या जानकारी अब आपको इसके आधार पर मिल जाएगी? आपको ये पता चल जाएगा कोण बी कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है, और कोण सी कोण एफ के बराबर है। यह कोण इसके बराबर है। और एक और भुजा जो आपकी छूट गई है ए सी किसके बराबर हो गई? एफ के बराबर, एफ के बराबर। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार 3 जानकारियां हमें पता होने पर एक त्रिभुज को हम दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम पता कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हम त्रिभुजों के बाकी बचे हुए संगत भागों के बारे में जान सकते हैं कि प्रथम त्रिभुज का कौन सा भाग दूसरे त्रिभुज के किस भाग के बराबर होगा, चाहे वो कोण हो चाहे वो त्रिभुज की भुजा हो।